वेलकम बैक दोस्तों, माय नेम इज शिवम एंड यू आर वाचिंग योर चैनल एसके एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। ये थर्ड पार्ट होगा चैप्टर नंबर 4 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने यूरोपीय संघ के बारे में जाना, क्या था यूरोपीय संघ, क्या उसके उद्देश्य थे, किन उद्देश्यों को लेकर वो बना और सफलताओं के साथ साथ उसकी कमियों को भी जाना। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दो देशों के बारे में मुख्य तौर से समझेंगे जो कि आने वाले समय में और तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे आए और सत्ता के रूप में वो विश्व स्तर पर अपनी एक पहचान बना पाए। इसमें हम बात करेंगे जापान की। जापान एक ऐसा देश जो हम कह सकते हैं कि कई सारे छोटे छोटे टापुओं से मिलकर निर्मित हुआ देश, उसके बाद भी उसने विश्व स्तर पर अपनी एक महान पहचान बनाने में सत्ता और अपनी एक पहचान को स्थापित करने में सफलता हासिल प्राप्त की। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा बात करते हैं जापान की। जापान वही देश है जिससे भारत में हमारे यहाँ जो मेट्रो का काम चल रहा है या बुलेट ट्रेन का काम आया है, ये जापान की टेक्नोलॉजी का ही एक नमूना है। भारत में मौजूद पैनासोनिक, भारत में मौजूद सोनी, साथ ही साथ टेस्ला, टोयोटा, होंडा, ये सारी जो कंपनियां हैं, ज़्यादातर कंपनियां जापानी ब्रांड्स की है, जिससे जापान की मजबूती और उसकी विश्व के देशों पर उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी निर्भरता कहीं ना कहीं देखने को स्पष्ट तौर पर मिलती है। जापान एकमात्र वो देश भी है जिसने विश्व की भयंकर महामारी, विश्व की भयंकर त्रासदियों को झेला है। जापान विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1945 में 1945 में अमेरिका द्वारा परमाणु बम के हमले को भी झेला गया है। 2 परमाणु बम गिराए गए थे 1945 में, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए थे। उसके बावजूद भी ये देश अपने आप को तेज़ी से विकसित करने में सफल हो पाया और अपनी विश्व स्तर पर एक छवि बनाने में भी कामयाब हो पाया। कहीं ना कहीं जापान के अंदर ये बात शुरुआत से देखी गई है कि जापान के ज़्यादातर लोग विश्व में जापान का जो रूप माना जाता है वहाँ की जनसंख्या के रूप में, तो कहीं ना कहीं एक बूढ़े देश के रूप में जाना जाता है, जो आने वाले समय में वहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या बूढ़ी हो जाएगी। विश्व में अगर हम बात करें औसतन आयु में जीना, तो जापान की विश्व में औसतन आयु जो जीते हैं लोग वो भी बहुत अच्छी है, वो भी 80+ मानी जाती है, जबकि हिंदुस्तान में वो 60 के करीब है। जापान में दुनिया के सबसे ज़्यादा बड़े निवेशों का होना, जापान की बुलेट ट्रेन का होना, हवाई जहाज़ों का होना और जापान की तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का होना, इतनी बड़ी जीडीपी के बावजूद भी सैन्य बजट में कम बजट देने के बावजूद भी विश्व की बड़ी सेनाओं में इसका नाम होना। जापान एकमात्र नाम नहीं, जापान ने अपने आप को विश्व स्तर पर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभार कर सामने लेकर आने में सफलता हासिल की है। इसी तौर पर आज हम जानेंगे कि जापान कैसे सत्ता के वैकल्पिक तौर पर उभर सकता है। वो कौन से कारण हैं जो जापान को विश्व स्तर पर जापान को एक सत्ता के वैकल्पिक तौर पर उभारने में काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जापान ने एक छोटे से टापू वाले देश, कई सारे टापुओं से निर्मित इस देश ने कहीं ना कहीं चाइना जैसे देश जो विश्व की सबसे बड़े क्षेत्रफल में से एक देश है, उसको भी 1905 के युद्ध में हराया हुआ है। तो जापान की सफलताओं की अगर हम शुरुआत गिनने लग गए या उसकी उद्देश्य या उसकी सफलताओं को गिनने लगे तो एक बहुत बड़ा टाइम चाहिए। तो हम अपने 12th के प्रोस्पेक्ट से जो भी पॉइंटें जापान को लेकर बताए गए हैं या सत्ता के वैकल्पिक तौर पर जापान की महत्वता को बताया गया है, केवल उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम जानेंगे कि जापान का वैकल्पिक सत्ता के रूप में कैसे उभरा गया, यानी हम कैसे कह सकते हैं कि जापान विश्व में एक सत्ता का वैकल्पिक केंद्र हो सकता है। और इसको जानने के लिए तो सबसे पहले हमारे को जापान के बारे में जानना पड़ेगा। जापान एक देश जो परमाणु बम की मार झेली 1945, जैसे मैंने आपको बताया, हिरोशिमा और नागासाकी 2 देशों में बम गिराया गया, उसके बावजूद भी ये देश खड़ा उठा। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में ज़्यादातर जगहों में जो बच्चे पैदा होते हैं वो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से अपंग होते हैं। वहाँ पर बंजर ज़मीन हो गई है इतने सालों के बावजूद भी, और उसके बाद भी इस देश ने अपनी तरक्की की। एक ऐसा देश जो छोटे छोटे टापुओं से मिलकर निर्मित हुआ है, ये एक ऐसा देश है जिसने अपनी पहचान ही मात्र छोटे छोटे टापुओं, जहाँ पर आए दिन भूकंप, सुनामियाँ आती ही रहती है, उन परिस्थितियों को भी क्या झेल कर अपने आप को आगे ले जाने में सक्षम हुआ और अपने देश की अर्थव्यवस्था को एक सक्सेस अर्थव्यवस्था को बनाने में भी ये सफलता प्राप्त कर पाया।
जापान एक ऐसा देश जहां पर सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाओं को झेलने वाला देश रहा है। ये शुरुआत से ही माना जाता है कि जापान में आए दिन 2 भूकंप कॉमन ही आते हैं, यानी जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक आपदाओं को भी झेलता है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, जापान एक ऐसा देश है जो कई सारे टापुओं से मिलकर समुद्र में स्थित है, और कई सारे समुद्री टापू होने की वजह से आए दिन यहाँ पर भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं को देखा जाता है। जापान ही वो देश है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी सुनामियाँ भी आई हुई है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये भयंकर तबाही हुई इसमें, क्योंकि हमारे को पता है जापान कहीं ना कहीं धुरी राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहा था, जो कि जापान जर्मनी उसको लीड कर रहा था। और इसी वजह से जब जर्मनी की हार होती है 1945 में, तो जापान अपने आप को हार ना मानने वाला देश घोषित करता है, यानी वो अब हार नहीं मानता है, जिसकी वजह से अमेरिका 1942 में हुई एक घटना जो कि पर्ल हार्बर नाम की घटना थी, जिसमें जापान ने अमेरिका के एक कहीं ना कहीं व्यापारिक जहाज को जो समुद्र में था उसको तबाह किया था। उसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने जापान पर कहीं ना कहीं परमाणु बम को गिराया, और इसी वजह से पूरे विश्व युद्ध में जापान ही एकमात्र वो देश था जिसने परमाणु बम की मार झेली, और आज तक विश्व में केवल जापान ही वो देश है जिसने परमाणु बम को झेला है। अब हम वो बात जानेंगे कि इतने सब कुछ होने के बावजूद भी कैसे हम कह सकते हैं कि जापान सत्ता के वैकल्पिक तौर पर उभर सकता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहला कारण होता है किसी भी देश का सत्ता के रूप में उभरने का पीछे का जो सबसे मेन कारण होता है वो होता है उस देश की अर्थव्यवस्था, उस देश की प्लानिंग, उस देश की सरकार और उस देश के लोग किस प्रकार से अपने देश की अर्थव्यवस्था में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। जापान दुनिया के सबसे शिक्षित देशों में से एक गिना जाता है। जापान वो देश है जहाँ के लोग अपने देश के प्रति लॉयल है। जापानीज लोगों का मानना ये होता है कि वो टाइम के बड़े पाबंद होते हैं। हमारे भारत देश में वहीं आप देखोगे तो इन चीज़ों का कहीं ना कहीं अभाव है, जिस वजह से एक बड़ी अर्थव्यवस्था, एक बड़ा क्षेत्रफल और एक बड़ी जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद भी आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत धीमी गति से विकास कर रही है। जापान छोटा सा देश ही सही, लेकिन उसने ऐसी ऐसी उपलब्धियां हासिल की जिससे हम कह सकते हैं कि जापान एक सत्ता के वैकल्पिक तौर पर आज वर्तमान में उभर सकता है। इसका अंदाजा हम कुछ पॉइंटों से लगाते हैं। सबसे पहला है विकसित प्रौद्योगिक प्रणाली का होना। जैसे कि मैंने आपको बताया, जापान दुनिया का वो देश है जहां पर विकसित प्रौद्योगिक प्रणाली है। अब यहाँ पर विकसित प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, आज दुनिया में सोनी, पैनासोनिक, होंडा, टोयोटा जापानी ब्रांड है, और हर दुनिया के हर देश इस ब्रांड को इस्तेमाल में लाते हैं। ग्रुप 8 का सदस्य होना। ग्रुप 8 विश्व के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देशों का समूह है, जिसमें 8 देश आते हैं, जिसमें अमेरिका आता है, रशिया आता है, ये सारे देश इस सदस्य में आते हैं, और उसमें से एक सदस्य जापान भी है। कहीं ना कहीं ये बात भी दिखाती है कि आज विश्व में जापान का एक अलग ही महत्व उभर कर सामने आया है। साथ ही साथ यूएनओ में 20% से ज़्यादा की भागीदारी। वर्तमान समय में आंकड़े बदल गए हैं। यूएनओ में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो दान देता है वो चाइना है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यूएनओ में 20% से ज़्यादा की भागीदारी जापान जैसे एक देश की है, जो कि हर साल यूएनओ के बजट में एक बड़ा अमाउंट क्या करता है, दान के रूप में देता है। इससे भी कहीं ना कहीं जापान की उभरती हुई अर्थव्यवस्था और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में हम जान सकते हैं। साथ ही साथ सैन्य शक्ति का एक बड़ा बजट खर्च करना। जापान के संविधान में ये बात शामिल की गई है कि जापान किसी भी हालत में शांति को बढ़ावा देगा और हथियार जैसी सुविधाओं को बढ़ावा नहीं देगा। उसके बावजूद भी जापान की अर्थव्यवस्था का 1% ही हिस्सा अपनी सैन्य बजट में लगाया जाता है, और इसी के उपलक्ष्य में हम देख सकते हैं कि जापान 1% हिस्सा लगाने के बाद भी दुनिया के टॉप मिलिट्री देशों में आता है। तो इससे उसकी अर्थव्यवस्था का भी पता लगता है। और सैन्य शक्ति का एक बड़ा खर्च करना और मजबूत अर्थव्यवस्था का होना, किसी भी देश की शक्ति और किसी भी देश का प्रभाव उसकी अर्थव्यवस्था से ही पता लगता है। और जापान की जो मजबूती है या उसकी शक्ति है, उसकी शक्ति उसकी अर्थव्यवस्था से पता लगती है। अभी हाल ही में बुलेट ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट भारत में आया है, जो कि गुजरात से महाराष्ट्र में बन रही है, कहीं ना कहीं गुजरात से महाराष्ट्र की तरफ जाएगी ये ट्रेन, इसका भी जो खर्चा है वो जापान ने ही दिया है। 1 लाख करोड़ रुपए का जो ये बजट तैयार किया है, ये भी कहीं ना कहीं जापान सरकार ने भारत को नाम मात्र के इंटरेस्ट रेट में भारत को ये दिया गया है। तो इससे हमारे को पता लगता है कि छोटा देश होने से कुछ नहीं होता है। सफलता हासिल करने वाले के लिए सिर्फ जुनून काफ़ी होता है। आपको अगर जुनून है तो आप कम संसाधनों में भी अपने आप को एक बेहतर विकल्प के तौर पर उभार सकते हो, और उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल हमारे सामने जापान भी मौजूद है। अब हम बात करते हैं जापान के बाद चाइना की, क्योंकि विश्व में वैकल्पिक सत्ता की बात हो और चीन की बात ना हो, ये कहीं ना कहीं अधूरा सा लगता है। वर्तमान समय में बात करें तो विश्व में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो कि अमेरिका के बाद है, वो हमारी चीन ही है। चीन एक ऐसा देश जिसने विश्व स्तर पर कहीं ना कहीं आज के समय में अपनी
अपने आप हर देश को अपना गुलाम बनाया हुआ है, अपनी सस्ती प्रोडक्शन को लेकर, अपनी फार्मा सेक्टर को लेकर, अपने रॉ मटेरियल को लेकर और अपने इंडस्ट्रीज़ को लेकर। चीन दुनिया के तेज़ी से उभरता हुआ वो देश है जिसने विश्व स्तर पर अपना लोहा मनवाया और कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा को फॉलो करते हुए आज ये सत्ता के उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां पर ये मानना हमारे को ज़रूरी हो गया है कि कहीं ना कहीं चीन ने तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित किया है। चीन आज दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था 14 ट्रिलियन से ज़्यादा की इकोनॉमी लेकर दूसरे नंबर पर इस काबिज है। तो कहीं ना कहीं जानते हैं कि चीन का विश्व में क्या प्रभाव है, तो ये बात कहने की नहीं है। ब्रुश से लेकर मार्कर, खिलौनों से लेकर फ़ोन, चाहे वो वीवो हो, पैनासोनिक हो, चाहे वो हमारा ओप्पो हो, चाहे ब्रांडिंग हो, कहीं ना कहीं उस चीज़ का प्रभाव कॉमनली दिखता है। खिलौनों में दिखता है, दिवाली की सजावट के सामानों में दिखता है, क्योंकि वो सस्ते प्रोडक्शन से आते हैं। इसी वजह से आज विश्व में ज़्यादातर देश चीन के ही ब्रांड को अपनाना चाहते हैं, क्योंकि सस्ता और कहीं ना कहीं एक निम्न वर्ग के लिए ये अच्छा वैकल्पिक तौर होता है, दिखने में आकर्षित होता है, रंग बिरंगा होता है। और इसी वजह से आज विश्व में केवल भारत ही नहीं, दुनिया के ज़्यादातर देशों में चीन ने अपना एक पहचान और एक दबदबा कायम किया है। जानते हैं जरा विश्व में चीन का प्रभाव क्या है। तो देखिए, पूरी दुनिया का चीन की वस्तुओं पर निर्भर होना ये बात दर्शाता है कि आज चीन कितनी बड़ी इकोनॉमी है, या चीन आज कैसे एक सत्ता के वैकल्पिक तौर पर उभर कर सामने आया है। ज़्यादातर देश चीन के सस्ते प्रोडक्टिविटी को क्या करते हैं, मंगवाते हैं, आयात करवाते हैं, निर्यात करवाते हैं, और चीन उसको निर्यात करता है, मंगाते हैं। वो विवाद भूलकर व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास। ऐसा नहीं था कि विश्व में चाइना ने शुरू से ही तरक्की की है। एक समय वो भी था जब चाइना के ज़्यादातर देशों के साथ संबंध बेकार थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए वहाँ की चाइना की गवर्नमेंट ने, जहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है, उसने ये बात समझ ली थी कि उनका विकास तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक कि वो विश्व के बाकी देशों के साथ व्यापार संबंधों को अच्छा ना करे। इसी वजह से वहाँ की सरकार ने मतभेदों को भूलकर कहीं ना कहीं चीन में वैकल्पिक सत्ता के रूप में अपने आप को उभारा और दुनिया के साथ दुनिया के कई देशों को सहयोग कर कर अपने में शामिल किया, ताकि वो उन देशों में अपना एक व्यापार और बाजार के रूप में उन देशों का इस्तेमाल कर सके। तो कहीं ना कहीं विवाद भूलकर व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास चाइना ने किया, और यही कारण है कि आज हम चीन को एक मजबूत रूप में देखते हैं और चाइना विश्व स्तर पर अपनी एक पहचान बनाने में भी कामयाब हो पाया है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा और देखें तो चीन 1997 में आसियान देशों की आर्थिक सहायता व सकारात्मक छवि बनाना, चीन ही वो देश था जिसने पूरे तौर पर ये जिम्मा उठा लिया था कि विश्व स्तर पर वो ज़्यादातर देशों को अपनी तरफ कर लेगा, जिससे उन देशों में वो एज अ व्यापार या बाजार के रूप में उन देशों का इस्तेमाल कर पाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए आसियान, जैसे कि हमने इसी चैप्टर में आसियान के बारे में समझा है कि ये कैसे एक क्षेत्रीय संगठन है दक्षिण एशिया देशों का, वहाँ पर भी 1997 में चीन ने सहायता प्रदान की और अपना एक सकारात्मक रोल निभाया। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अफ्रीका के देशों में निवेश कर कर आर्थिक मदद देकर भी, अफ्रीका के ज़्यादातर देश हमारे को पता है आर्थिक रूप पर सक्षम नहीं है। ये वो देश होते हैं जो मुख्य रूप से अपना विकास नहीं कर पाते हैं या सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना ने इन देशों की आर्थिक रूप से मदद करी ताकि विश्व स्तर पर इनका अपना एक छवि बना सके और अपना एक विश्वास कायम कर सके। सस्ती कीमतों पर दुनिया को वस्तुओं का मुहैया करवाना, और चाइना की सबसे बड़ी पॉलिसी जिसने चाइना की अर्थव्यवस्था को दुनिया की एक मजबूत अर्थव्यवस्था में बदल दिया, वो थी चाइना की सस्ती प्रोडक्टिविटी। सस्ती लेबर होने के कारण चाइना ने काफ़ी हद तक विश्व स्तर पर अपनी ब्रांडिंग को इतना चीप बना दिया। लेबरिंग सस्ती होने के कारण जो चीज़ हमारे देश में 100 रुपये की बनती है वो चाइना हमारे को 20 या 30 रुपये में मुहैया करवा देता है। तो इसीलिए जो निम्न वर्ग है वो चाइनीज़ प्रोडक्टों पर इतने ज़्यादा डिपेंड हो गए कि आज भारत की प्रोडक्टिविटी अपने ही देश में कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है और हम पूरी तरह से निर्भर चाइना पे हो गए। और ये वो सारे पॉइंट दिखाते हैं जहां से चाइना ने अपनी विश्व स्तर पर एक प्रभाव को स्थापित किया और अपने आप को एक मजबूत शक्ति और वैकल्पिक तौर पर मजबूत बनाया। अब हम जानते हैं चीन के आर्थिक विकास के नकारात्मक पहलू। ये बात कहना गलत नहीं होगा कि हर एक चीज़ के नकारात्मक और सकारात्मक पहलू जरूर होते हैं, बस मायना ये रखता है कि किसी चीज़ के ज़्यादा नकारात्मक होते हैं तो किसी चीज़ के कम होते हैं। चाइना ने अपनी तरक्की में औद्योगिक प्रौद्योगिकी हर एक सेक्टर पे अपने आप को बढ़ावा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना का विकास जो था उसका कहीं ना कहीं उसके समाज पर, उसके आर्थिक विकास का नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहला प्रभाव है औद्योगिक नीति। कहीं ना कहीं चाइना ने जो अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाया, डेवलप किया, उस नीति को अपनाने से जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार हो गया। ये बात हमको पता है कि चाइना विश्व की सबसे नंबर 1 जनसंख्या वाला देश है और चाइना ने ये जनसंख्या
कहीं ना कहीं जनसंख्या जिस देशों में ज़्यादा होती है उस देशों में ना लेबरिंग चाइल्ड यानी अगर हम बात करें लेबरिंग पीपल को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, ना कि इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर लेबर्स की ज़रूरत अगर हम लेबर्स पर डिपेंड होंगे तो कहीं ना कहीं इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन चाइना ने ये बात ध्यान में ना रखते हुए औद्योगिक नीति को अपनाया, जिससे जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा मशीनों पर निर्भर हो गया और जहां पर 10 लोगों को किसी काम को करने के लिए दिया जाता था वहां मशीन में अब एक ऑपरेटर की जरूरत होती थी और 9 लोग बेरोजगार हुए, जिससे कहीं ना कहीं चाइना में कहीं ना कहीं उसकी आर्थिक जो विकास था उसका नकारात्मक पहलू एज आ जनता की बेरोजगारी में बदला। बेरोजगारी का स्तर बढ़ने से अपराध के मामले बढ़े, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब बेरोजगारी होती है तो लोग अपने आप को निर्वाह करने के लिए या ज़िंदगी को चलाने के लिए किस रास्ते पर जाते हैं? अपराध के मामले, छीना झपटी, मार काट, ये पे। चीन की औद्योगिक नीति से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। कहीं ना कहीं चीन की जो आर्थिक व्यवस्था थी, क्योंकि प्रौद्योगिकी और उद्योग को अपनाने से, इंडस्ट्रीज़ को अपनाने से पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कहीं ना कहीं पर्यावरण पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। चीन की बायोकेमिकल का इस्तेमाल, आज विश्व में जो कोरोना नाम का पेंडेमिक है, ज़्यादातर दुनिया के देशों का शक है कि वो चाइना से ही फैला है। तो कहीं ना कहीं ये भी बायो जो केमिकल चाइना आज आने वाले टाइम पर जो युद्ध के मायने बदलना चाहता है, उसके इस्तेमाल से भी वैश्विक महामारियों का तेजी से विश्व में फैलना, ये भी इसकी एक आर्थिक विकास या आर्थिक नीति का नकारात्मक पहलू बन गया है। चीन में अमीरी व गरीबी में तेजी से बड़ा अंतर आना, चीन में कहीं ना कहीं तेजी से देखा गया कि अमीर अमीर बनते गए और गरीब गरीब बनते गए, और ये किसी भी देश के लिए एक नकारात्मक पॉइंट होता है जहां पर अमीर अमीर बनता रहे और गरीब, क्योंकि ये जो दूरी है इससे कहीं ना कहीं देश में अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। साथ ही साथ बेरोजगारी व भुखमरी जैसी समस्याओं का विकसित होना और इसी के साथ साथ सस्ती मजदूरी होना की वजह से एक बड़ा हिस्सा आर्थिक हालात का क्या हो गया? खराब होना। यानी चाइना में सस्ती लेबरिंग के कारण एक बड़ा हिस्सा जो था वो कहीं ना कहीं भुखमरी का शिकार हुआ, और आज कहीं ना कहीं चाइना की एक बड़ी हिस्सा कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर कमज़ोर देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जहाँ एक तरफ चाइना की वैश्विक और आर्थिक विकास की जो नीतियाँ थी उसका प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ही वो देश है जहाँ पर उसी की प्रौद्योगिक नीति या आर्थिक विकास की नीति उसी के देश के लोगों को प्रभावित करती है। अच्छा, ये बात तो चीन के प्रभाव की हुई और उसके नकारात्मक विकास, आर्थिक विकास के जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा समाज में। अब जानने वाली बात यह है कि भारत और चीन के बीच में विवाद भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर है, क्योंकि ये दो पड़ोसी देश है। तिब्बत हो, लद्दाख हो, सीमा विवाद हो, और आए दिन हम सुनते हैं चाहे भूटान हो, चाहे भारत और चीन के अभी सैनिकों के बीच में कहीं ना कहीं मतभेद भी देखने को मिला। ये सारे प्रभाव हम आज के तौर पर देख सकते हैं। अगर हम बात करें भारत चीन के विवाद की, तो भारत चीन के विवादों में सबसे पहला 1950, जब तिब्बत को पूरी तरह से चाइना ने कब्जा लिया। इसको लेकर भारत कई बार चाइना का विरोध करता है और इस मुद्दे को लेकर भारत और चीन के बीच में भी विवाद होता है। और इसी दौरान भारत जो तिब्बत के धर्मगुरु थे, बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा, वो उन्होंने भारत में शरण ले ली। इसको लेकर भी चाइना कहीं ना कहीं अपना विरोध जताता रहता है, और कहीं ना कहीं उसके दो धर्मगुरु हैं वो हिमाचल प्रदेश में है, जो कि धर्मशाला नाम की जगह पर स्थापित है। चीन के द्वारा भारतीय सीमा पर बस्तियां बनाना, आए दिन आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि चीन के सैनिकों ने भारतीय बॉर्डरों पे क्या बना लिया है? सीमा बनाई है, जहां पर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ सतलुज नदी के जल बंटवारे को लेकर भी विवाद देखने को मिलता है। चीन एक ऐसा देश है जहां पर जल नदी को लेकर भी इन दोनों देशों के बीच में प्रभाव देखने को आसानी से मिलता है। साथ ही साथ लद्दाख वो जगह है जो भारतीय सीमा जम्मू कश्मीर का एक यूटी क्षेत्र बनाया गया है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं इनके बीच में प्रभाव देखने को मिलता है। अगर हम बात करें लद्दाख व जिंगजियांग के 1140 मील के क्षेत्र पर हक जताता है चाइना, जिससे ये बात सामने आती है कि कहीं ना कहीं चाइना विश्व स्तर पर अपने दबदबे को कायम करना चाहता है, जिससे कहीं ना कहीं नकारात्मक पहलुओं को बढ़ावा मिलता है। और चाइना अपना ये जो नीति है, क्योंकि माना जाता है विश्व में चाइना ज़्यादातर देशों पर अपने लैंड एक्वायर के रूप में एक देश बन के आया है, जो ज़्यादातर देशों को या तो आर्थिक मदद देके उनके देशों को कब्जाता है, और या तो सांस्कृतिक रूप से या फिर अपने जो आज विश्व में उसकी सेना का दबदबा है उसके रूप में उनको कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर धमकाकर खप जाता है। तो भारत का भी यही हमेशा से एक विवाद रहा है, चाहे वो सतलुज नदी के जल को बंटवारे को लेकर हो, लद्दाख और जिंगजियांग के बीच में जो 1140 मील, एक मील में 1600 मीटर होते हैं, 1600 से ज़्यादा क्षेत्र पर हक जताने को लेकर भी दोनों देशों के बीच में विवाद आसानी से देखने को मिला है। साथ ही साथ भारत चीन सीमा,
भारत और चीन के बीच में जो सीमा लगती है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं, और जो 1914 में ब्रिटिश सरकार ने बनाई थी। लेकिन 1960 के बाद चाइना इस रेखा को मानने से इनकार करता है और भारत के बॉर्डरों में अपना हक जताता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी दोनों देशों के बीच में विवाद आसानी से देखा जा सकता है। साथ ही साथ चीन द्वारा भारत में अशांति को बढ़ावा देने को लेकर भी विवाद देखा जाता है। चाइना और भारत अक्सर ये आरोप लगाता है कि पाकिस्तान द्वारा किए गए जो हमले होते हैं उसका प्रभाव कहीं ना कहीं चाइना के हथियारों से इस्तेमाल में लाए जाते हैं, और इसी को लेकर भारत और चाइना के बीच में मतभेद देखने को मिलता है। साथ ही साथ चीन का पाकिस्तान को सहयोग देना ये भी भारत को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, जिससे इन दोनों देशों के बीच में प्रभाव देखने को मिलता है। और व्यापारिक मुद्दों को लेकर दोनों देशों के मध्य विवाद, कहीं ना कहीं व्यापार को लेकर भी दोनों देश एक दूसरे पर पाबंदियां लगाते रहते हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है दोनों के देशों के बीच में कहीं ना कहीं अशांति को बढ़ावा मिलता है, जिससे इन दोनों देशों के बीच में विवाद देखने को मिलता है। तो ये सारे वो पॉइंट थे जिससे हमने जापान, साथ ही साथ विश्व में चीन का प्रभाव, उसके नकारात्मक पहलू और भारत चीन को लेकर उनके संबंधों को जाना।